5-6 years एक्सपीरियंस का देख सकते हैं, लेट्स देखिए से मतलब बेसिकली आप जो चीज़ के लिए आप आई है, बेसिकली आप तो वेबसाइट डिज़ाइनर बनने के लिए नहीं आई हैं। वेबसाइट डिज़ाइनर नहीं 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 तो नहीं नहीं बेसिकली देखिए। मैं दे रही हूँ, मतलब वेबसाइट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड भी सीखना चाहती हूँ मैं, हम्म और डिप्लॉयमेंट वो सब भी सीखना चाहती हूँ मैं। तो बेसिकली देखिए, आप जो अगर इस तरीके का चीज़ें अगर बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप ईवाई लेवल में काफ़ी अच्छा माना जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको ये जो काम है, ये काम आप जिस टाइम के लिए टाइम में करेंगे, आपका टाइम अगर बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं तभी जाके आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मान सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एक्सपीरियंस तभी आता है जब आपका काम में फास्ट होता है, ठीक है। क्योंकि काम नहीं शायद फास्ट, हाँ ओके, मैं उसको बोली कि 16, उसने मुझे बोला 32 आवर्स लो, हो सकता है मेरे लिए मैं और ज्यादा लूँ, हम्म ठीक है ना, हम्म बट डू इट, हम्म उसने तो ऐसा बोला। तो तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली हाँ मैंने वही बोल रहा हूँ कि हाँ पहले पहली टाइम में आपका ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगेगा, मैं फंस भी जाऊंगी, हम्म मतलब थोड़ा स्ट्रेस भी होगा मुझे। उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिकली क्या होगा, आपका जो काम है वो ज़्यादा हाँ, आप सीखोगे इस तरह का चीज़ें जब बनाओगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम्म, जैसे ही आपका ये सारा डिज़ाइन का काम जब आप करने लगोगे तो हम्म, डेफिनेटली ये काम करते करते आपको एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन क्या होता है, हम्म, अ, एक एक्सपीरियंस लोगों को सबसे ज़्यादा हम्म, नॉलेज किससे होता है, टूल्स का। हम्म, क्योंकि जितना आप टूल्स यूज़ करोगे ना, इस उतना करोगे क्या, वो उतना फास्ट होगा। उतना आप फास्ट करोगे काम, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ये तो है, हाँ ये तो है हाँ बेसिकली। कोई नहीं बोलेगा कि आपको चाहिए आउटपुट, हाँ आपको सिर्फ आउटपुट देना है, डिज़ाइन हाँ आपको दे दिया जाएगा। शायद ये हाँ आपका डिज़ाइन है जो दे हाँ दिया गया है, आपको इस हाँ डिज़ाइन का रेप्लिकेट करना है। जो हाँ एक्चुअली आपको ये डिज़ाइन एक्चुअली कैनवा में या क्या बोलते हैं, बहुत सारा मतलब वो एक इमेज होगा ना, वो हाँ डिजाइन बहुत सारा एक इमेज होगा। हाँ बहुत सारा यूआई का मिलता है, ठीक है। हम्म तो हम्म वो दिया जाता है, उसके बाद उसको कोडिंग में रेप्लिकेट किया जाता है। तो ये जो डिज़ाइंस है, मतलब यहाँ पे जो भी डिज़ाइंस हम लोग बना सकते हैं, ये डिज़ाइन कभी भी एआई नहीं दे सकता, ठीक है। नहीं 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 नहीं। ये तरह इस तरह का डिज़ाइन कभी भी एआई नहीं दे सकता, क्योंकि यही चीज़ सबसे बड़ा अभी भी इस पर्टिकुलर टाइम में अभी एआई इसमें लिमिटेड है। बहुत सारा काम तो एआई कर देता है, लेकिन ये सारा काम नहीं कर पाता है। आपको एल्गोरिदम के लिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि एल्गोरिदम एआई पूरा जानता है। तो इसलिए हाँ, एल्गोरिदम सीख कर एल्गोरिदम के ऊपर टाइम टाइम बर्बाद नहीं वेस्ट नहीं कर, करना है। ठीक हाँ है। लेकिन जो काम का चीज़ है उसमें आपका अगर एक्सपर्टीज आ जाता है तो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हो जो एआई नहीं बना सकता है अभी भी, हम्म ठीक हम्म है। और शायद एआई आगे चल के भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी मैं जितना देख रहा हूँ कि एआई को धीरे धीरे करके लिमिट भी किया जा रहा है कुछ कुछ जगह पे। तो अच्छा, इसलिए एआई को, क्यों लिमिट कर किया जा रहा है, वाई, आपने रिसर्च किया इसके बारे में? देखिए लिमिट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाँ एक टाइम के बाद में जाके आपके ऊपर हाँ एआई चढ़ेगा। तो क्या आप बिना खा पी कर बच सकते हो? क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होगा, एआई को लिमिट, एआई है ह्यूमन को पावर देने के लिए, असिस्ट करने के लिए। हम्म अगर वही खुद ही ओनरशिप ले ले सारा काम का, सारा चीज़ का, हम्म तो हम लोगों का क्या होगा। हम्म। तो इसीलिए क्या है, कुछ कुछ जगह पे उसका लिमिट किया जा रहा है, और लिमिट होगा भी, क्योंकि ऐसा है कि बैंक प्रोजेक्ट तो एआई कभी कभी भी यूज नहीं होगा, बैंक प्रोजेक्ट बहुत कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है। नहीं सिर्फ बाकी बैंक बैंक प्रोजेक्ट का हम्म बात नहीं है। बेसिकली मैंने हम्म बहुत सारे, मेरा जितने भी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे हम्म स्टूडेंट्स बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी में वो लोग है, उन लोग भी अच्छा अच्छा। मेरे पास आए हैं स्किल अपग्रेड करने में। उनके कंपनी में भी थोड़ा सा डर लगा था कि या जा रहा है तो कैसे क्या होगा। बट धीरे धीरे हाँ करके उन लोगों को भी पता चल रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स है जो लोग अभी हम्म मांग रहे हैं
कि मुझे एआई जनरेटेड चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल क्या नहीं चाहिए। चाहिए? एआई? एआई जनरेटेड चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ओके 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 बेसिकली क्या ओके। है, जैसे कि एडोब, एडोब हाँ हाँ का हाँ सॉफ्टवेयर का डीलिंग का काम करते हैं, मतलब उन्होंने हाँ जो आते हैं उनका हाँ। एक्चुअली एडोब का सपोर्ट टीम में है, एडोब के। तो उनको हर मतलब इंडिया में जितने भी एडोब सॉफ्टवेयर बड़े बड़े जो हाउसेस में यूज़ होता है टीवी चैनल्स में, तो और फिल्म सेक्टर में, तो सारे जगह पे एडोब यूज़ हो रहा है। एडोब का कुछ एआई फीचर्स अच्छा है, लेकिन जो वीडियो बनाने का जो फीचर्स है या जो इमेज जनरेट का फीचर्स है, उसमें बोल रहा है कि अगर वो जनरेट हो रहा है तो उसमें ऐसा रहे कि यूनिक हो, 100% यूनिक हो, जिससे किसी भी दूसरा इमेज के साथ या दूसरा कोई वीडियो के साथ कनेक्टेड ना हो। समझ गई, मैं ये समझ गई। अगर ये ओके। कर सकता है तो एआई यूज़ करेंगे, नहीं तो बिल्कुल एआई नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि एआई जनरली क्या करता है, 10 चीज़ का मिला के एक चीज़ बना देता है। तो इसीलिए एआई को कम्प्लीटली यूज़ अगर करना है तो कम्प्लीटली यूनिक दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं, एकदम ही ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एक्चुअली इन लोगों का मतलब, मैंने जो बात चलते रहता है उनका यही बोलना है। तो ऐसे मैंने देखा ओके। हो कि एआई एक्चुअली थ्रेट होगा नहीं। हाँ, डेफिनेटली क्या है, जो लोग स्टार्टअप है, जो लोगों का टीम साइज बहुत कम है, उन लोगों के लिए एआई काफ़ी अच्छा होगा। और दूसरा चीज़ यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ही शायद बहुत सारा एआई में पैसे लगा रहा था, बट धीरे धीरे करके अभी एआई सर्वर शट डाउन कर रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, एआई प्रोसेस होने में और एआई कंपोज होने में इतना ज़्यादा मेमोरी रिसोर्सेस ले रहा है, जिसको रखने का कोई स्पेस ही नहीं है, ओके। जिसका डेटा रखने का और प्रोसेस करने का स्पेस ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में जितना टेराबाइट, मतलब मेगाबाइट का बात नहीं है, मतलब बहुत ट्रिलियन टेराबाइट का मेमोरी सेल्स है हम लोगों के दिमाग पे, इंसान के दिमाग पे। जो ट्रिलियन टेराबाइट मेमोरी किसी एआई के अंदर अभी डालने का लिए कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जा रहा है इस इनोवेशंस को। अगर आगे ले जाना है, हाँ, छोटा मोटा टूल बनाना है चल जाएगा, कुछ वर्क थ्रू कराना है तो वो हो जा रहा है, छोटा मोटा बिजनेस के लिए ठीक है, बट बड़ा बड़ा बिजनेस के लिए एआई अभी उतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है। हाँ, कुछ कुछ कॉपी पेस्ट का काम होगा तो उसमें भी काम होगा, लेकिन एआई को कम्प्लीटली, एआई अभी भी उतना कैपेबल नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल उतना कैपेबल नहीं है कि कम्प्लीटली एआई टेक ओवर कर ले किसी भी चीज़ को। और टेक ओवर ना करे उसके लिए इसको कुछ कुछ जगह पे लिमिटेशन भी दिया जा रहा है। कुछ हद तक वो खुद कम कर लेगा, उसके बाद वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए क्या है, अभी जो एआई जो काम करेगा वो होगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई काम करेगा, जिसको जिस चीज़ के लिए बनाया जाएगा। तो यही है बेसिकली ओके। चीज़। और अभी हम लोगों का ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे, शायद हो सकता है कि इन्होंने टेलविंड सीएसएस यूज़ किया होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ऐसा कुछ सीएसएस सिंटैक्सेस यूज़ का चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि टेलविंड सीएसएस लग सकता है। तो यहाँ पे टेलविंड सीएसएस लगा या नहीं है, उसके लिए मुझे यहाँ पे तो एक है आइकॉन्स यहाँ पे लगाया हुआ है फॉन्टोसन का, एक सीएसएस फाइल ये है, और ये जो है ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि ये हो सकता है कि एलएफ एक्सटेंशन दिया है शुरुआत में। तो ये जो एलएफ एक्सटेंशन है, ये शायद मुझे लग रहा है कि टेलविंड सीएसएस से ये ऐड किया गया है। ओके। मतलब ये एडिशनली ऐड किया गया है, जिससे काम थोड़ा सा आसान हो जाए।
तो यही मुझे थोड़ा सा लग रहा, अदरवाइज यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी ज़्यादा CSS यूज़ किया नहीं है। तो थर्ड पार्टी सीएसएस मतलब? जैसे कि बूटस्ट्रैप मैंने अभी यूज़ करने वाला हूँ, ओके। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये कस्टम थीम था, इसलिए थर्ड पार्टी ज़्यादा CSS की ज़रूरत नहीं था। लेकिन हाँ, अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग ऐसे बूटस्ट्रैप का जो UI है ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आप लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, फास्ट होता है एक्चुअली चीज़ों को डिज़ाइन करना। उसने मुझे बोला तुझे अभी बूटस्ट्रैप वो सब पता नहीं है, तो जितना पता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तीनों यूज करके कर। बाकी नॉर्मल तो तेरा तुझे बहुत सारे एट्रीब्यूट का नॉलेज होता है और नॉलेज हो जाएगा, वही यूज होता है। उसने बोला कि वही यूज होता है जनरल डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। बाकी क्या तो वैसे देखा जाए तो बहुत है, ज्यादा सारा तो यूज नहीं कर सकते। ऐसे 3-4 साइट बना लेगा तो जो मतलब हो जो जाएगा यूज़ तेरा जो यूज़ हो रहा CSS है, में। जो यूज़ हो रहा है वही यूज़ होता रहेगा। हाँ वही होता रहेगा तो मास्टरी आ जाएगा ऐसा। तो और इसीलिए क्या है, मतलब आप जब भी कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिव वाला जो ऑप्शंस है, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव का जो बेस सिंटैक्सेस लिखा जाता है उसी से एक्चुअली वेबसाइट डिजाइनिंग का जो काम है स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके। मतलब जो हार्ड कोडेड करके आप बेसिक काम करना शुरू करोगे। तो इसलिए ये रेस्पॉन्सिवनेस में ये यहाँ पे जो चीज़ देखोगे आप, वही एक्चुअली ज़्यादातर काम में होगा। उसके अलावा फ्लेक्स आपको कुछ जगह पे दिखेगा, ग्रिड तो दिख ही जाएगा। फ्लेक्स तो बहुत यूज करना है शायद, हाँ, बहुत बार फ्लेक्स यूज फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स ग्रिड यूज़ करना ही ग्रिड पड़ेगा। अभी तक तो हम हाँ, शायद शायद मैं नहीं भी पता मुझे ग्रिड कैसे यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ाई करूंगी। ग्रिड एक्चुअली क्या है, ग्रिड से ही तो ये कंटेनर जो है, मतलब एक कॉलम में कितना रो रहेगा, हाँ मतलब सॉरी एक ओके। रो में कितना अच्छा कॉलम रहेगा, मैं समझ गई। वो हाँ वो बेसिकली। सीख जाऊंगी। हम्म इसको करते करते ग्रिड भी सीख जाऊंगे ना फिर। यहाँ पे ग्रिड बोलकर अभी ग्रिड व्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, कितना ग्रिड आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली ग्रिड व्यू और फ्लेक्स व्यू ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसलिए ग्रिड व्यू, हाँ, ये आपका ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, फ्लेक्स। उसके बाद इसके अलावा और जो चीज़ें आपको यहाँ पे जो दिखेगा, ये सारा चीज़ें आपका UI को और बेहतर बनाने के CSS है, ठीक है। और करते करते आपको डेफिनेटली पता तो चल ही जाएगा क्योंकि क्या हो। लेकिन हम लोगों का जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यूसली फ्लो में चलता रहता है, तो इसलिए हम लोग जो डिज़ाइन का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। index.html, तो HTML के बाद डेफिनेटली HTML5 जो पेज है वो यहाँ पे हम लोग सेट करने के बाद अभी यहाँ पे डाउनलोड कॉम्पाइल्ड CSS एंड JS, ये हम लोगों को थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फाइल है जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइंस के लिए, ठीक है। तो ये डिज़ाइंस फोल्डर है, इस डिज़ाइन फोल्डर के अंदर ये बूटस्ट्रैप का जो डिस्ट फोल्डर है उसको रखा। उसके बाद अनजिप किया, अनजिप करने के बाद यहाँ पे जो दो फोल्डर है उसको कॉपी किया, इस मेन पाथ में डाल दिया। अभी ये दोनों डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या है, बहुत सारा मतलब फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स हम लोगों को दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक फाइल को छोड़ के सारे फाइल मुझे डिलीट करना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सारा फाइल को डिलीट करना है, सिर्फ एक फाइल को छोड़ के। तो अभी मैंने इसको सारा फाइल डिलीट कर दिया एक को रख के। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एक ही फाइल की ज़रूरत पड़ेगा, उसके अलावा और किसी फाइल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बूटस्ट्रैप में क्यों ही इतना सारा दे दिया उसने फिर? दे दिया है बेसिकली ऑप्टिमाइजेशंस के लिए। ऑप्टिमाइजेशंस के लिए मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो कि आप सिर्फ यूटिलिटी यूज़ करना चाहते हो जहाँ पे पैडिंग होगा, मार्जिन होगा, कुछ ऐसा है, तो आप सिर्फ यूटिलिटी CSS यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मतलब सिर्फ रीसेट करने का ऑप्शन चाहिए तो आप रीबूट CSS यूज़ कर सकते हो, सारा चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। तो सब जनरली नहीं नहीं यूज होता है मतलब लेकिन एडवांस्ड हाँ,
नहीं डिजाइन नहीं, बनाने के लिए? डेफिनेटली यूज़ होता है, क्योंकि अगर आपके सारे HTML CSS रिबूट ना हो या रीसेट ना हो, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जैक्ट थीम के लेवल का जो डिज़ाइन है वो नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए रीसेट करने की ज़रूरत पड़ता है। कभी लेकिन कभार पड़ता है। हाँ, रीसेट करने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन बूटस्ट्रैप मीन CSS जो है, यहाँ पे सारा चीज़ है एक साथ में, तो इसीलिए हाँ। आप सिर्फ बूटस्ट्रैप मीन CSS को छोड़ के और जितने आपने भी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया ना? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर ओके लिया। तो ओके ओके, इसको ठीक है। छोड़ कर मैं बाकी सारे फाइल को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही फाइल मिला, जो 2 फाइल को मुझे लिंक करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे और एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है, IMGS इमेजेस, जहाँ पे इमेजेस रहेगा ज़रूरत पड़े तो। इसके बाद यहाँ पे जब रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो हम लोग बनाए थे, उस रेस्पॉन्सिव बनाने के जो डिज़ाइन है ऑलरेडी यहाँ पे CSS है, मतलब रेस्पॉन्सिव बनाने का टैग तो यही है मोस्टली। उसके बाद हम लोगों को लिंक टैग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, लिंक रेल करके ये डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल सीट, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फाइल अगर आप तो ऐड करते हो CSS को तो ऐड ये करना। डेफिनेटली आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ./CSS/bootstrap मीन CSS, ये आपका पहला फाइल है जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड जो चीज़ आप यहाँ पे डालना चाहोगे वो है बेसिकली JS फोल्डर से बूटस्ट्रैप बंडल जावास्क्रिप्ट मीन फोल्डर JS, से, ओके। ठीक है। ये दोनों चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर नहीं रखेंगे तो हम लोगों का जो यहाँ पे डिज़ाइंस जो बनाए थे वो डिज़ाइंस, मतलब डिज़ाइंस अभी कुछ बनाए नहीं, बेसिकली अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हेलो माई वेब पेज वेबसाइट, ठीक है। तो ये अभी मैंने राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर ये कर लेता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट जो दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट और आपके जो प्रिंट का जो है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट ये इसका फॉन्ट स्टाइलिंग क्या है ये देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 2 जगह से देखा जा सकता है। यहाँ पे पॉपिन, ये फॉन्ट फैमिली यूज़ किया गया है, पॉपिन्स, ठीक है। तो ये पॉपिन्स जो फॉन्ट है ये यहाँ पे यूज़ किया है। तो पॉपिन फॉन्ट्स जब आपने यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉन्ट्स मिलेगा गूगल FONTS फॉन्ट्स में जाके आप यहाँ पे जाके पॉपिन्स पॉपिन्स फॉन्ट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी में क्यों दे रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉपिन्स फॉन्ट का स्टाइल है जो यहाँ पे यूज़ किया गया। तो यहाँ पे पॉपिन फॉन्ट्स यहाँ पे सेट किया। उसके बाद यहाँ पे गेट फॉन्ट करके यहाँ पे जब हम लोग गेट फॉन्ट करते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करने का ऑप्शंस दिया जाता है बेसिकली। इस तरीके से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम लोग फोल्डर रख सकते हैं FONTS फॉन्ट्स बोलकर, उसके अंदर एक्चुअली सारे फॉन्ट्स रहता है। अच्छा, आप ये फॉन्ट्स कहाँ से लाई? ओके। गूगल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉन्ट्स लेकर यहाँ पे फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर मैंने ये फॉन्ट्स डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉपिन फॉन्ट्स आ चुका है सारा अलग अलग टाइप के लिए। तो ये पॉपिन फॉन्ट्स हो गया। अभी इस पॉपिन फॉन्ट्स का इंटीग्रेशन अगर करना है तो यहाँ पे यूजिंग फॉन्ट्स यूजिंग वेब फॉन्ट्स ऐसे अगर करना है
तो यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी पाथ से ये मिल रहा है उसका पहले लिख लेना पड़ता है। तो ये बेसिकली होता है फ़ॉन्ट फैमिली का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अदरवाइज़ हम लोग ये ऑनलाइन से भी, मतलब डायरेक्टली फ़ॉन्ट्स स्लैश इसको कॉपी कर सकते हैं और जो लिंक को। हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे गेट फॉन्ट्स ये जो ऑप्शन है, इस जगह पे जाकर आपको ये CSS लिंक मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये तीनों लिंक आप डायरेक्टली इसको डाल सकते हो आप, जहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे ये चीज़ अपने डाले, और यहाँ पे हेडर में जो भी टैग्स है वो सारा टैग्स का एक्चुअली पर्पस है लिखने का। यहाँ पे ये जो फॉन्ट साइज जो है, ये फॉन्ट साइज बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेब सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक आप इसके अंदर प्री कनेक्ट नहीं करते। मतलब बेसिकली आपको ये जो CSS पॉपिंस जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो, इसको पहले यहाँ पे प्री कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आप सर्वर से यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हो विदाउट लोकल इंस्टॉलेशन। मतलब यहाँ पे लोकल इंस्टॉलेशन अभी नहीं है, ये डायरेक्टली ग्लोबल से कर रहे हो। तो करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरीके से ये पॉपिन बोलकर ये ऑप्शंस आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जो ये वेब फॉन्ट्स होता है। ठीक है, और जब आप लोकली करोगे तो लोकली करने के लिए भी यहाँ पे पहले फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करके उसके बाद करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर, ये सारा अलग अलग ऑप्शन है। लोकली करने का जरूरत ही नहीं है ना, हम डायरेक्टली इंटरनेट से लेके आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी ज़रूरत भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कौन सी सिचुएशन में जरूरत पड़ता है, कौन सी सिचुएशन, मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि जब कुछ बड़ा कंपनी रहता है, ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि मेरा साइट का लोडिंग टाइम कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ये गूगल का जो सर्वर है ये डाउन हो गया है। ठीक है, लेकिन आपका साइट का सर्वर अप है, तो उस टाइम पे क्या होगा, गूगल सर्वर का जो है, जो फॉन्ट लोड करना था वो तो लोड नहीं हो रहा है। तो यूज़र को जो जिस तरीके से वो डिज़ाइन दिखना चाहिए था उस टाइम पे वो डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली लोकली रजिस्टर कर लेना अच्छा है। तो इसलिए लोकली अगर रजिस्टर करना है तो भी वो भी मैं देखा देता हूँ यहाँ पे style.css, यहाँ पे बेसिकली फॉन्ट फेस करके, यहाँ पे फॉन्ट फेस नाम पॉपिंस। ठीक है, और पॉपिंस के बाद यहाँ पे आपको जो फॉन्ट जो सेटअप लिखाना है कुछ इस तरीके से फॉन्ट आप सेट कर सकते हो। जो यहाँ पे पॉपिंस रेगुलर है, मतलब बेसिकली यहाँ पे पॉपिंस के अलग अलग फॉन्ट्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ रेगुलर अटैच किया गया। ठीक है, यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट, पॉपिंस रेगुलर, ऐसे ही अलग अलग नेम यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक एम्बेडेड ऑप्शन है, और इसको लोकली यूज़ करने का जो ऑप्शन है, जैसे कि इस जगह पे देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली नेम, और उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट का नाम और साथ ही साथ फॉन्ट अटैच करके वो यहाँ पे सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे TTF है, और यहाँ पे ये जो है WOFF2 जो कि वेब फॉन्ट हिसाब से ये दिखा रहा है, एक ही है। तो आप चाहे तो ये लोकल में भी यूज़ कर सकते हो या ग्लोबल में। तो अगर आप दोनों सीखना है। अगर आप ये ऐसे यूज़ करते हो तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। चेंज करके मैं सिर्फ
यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि सॉरी ये तो ग्लोबल है, ये लोकली अभी कुछ बूटस्ट्रैप का जो स्टाइलिंग है वो दिख रहा है। अभी अपना खुद का जो है वो यहाँ पे अटैच करते हैं, उसके बाद अभी भी कुछ इफेक्ट आएगा नहीं। ये तभी इफेक्ट दिखेगा जब यहाँ पे बॉडी, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पॉपिंस दिखा दिया, तो यहाँ पे पॉपिंस अभी एक्टिवेट हो चुका है, थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे पॉपिंस रेगुलर के जगह पे पॉपिंस बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इफेक्ट आ रहा है। तो यही है बेसिकली प्रोसेस जो आपको लोकली फॉन्ट यूज़ करने का ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों का जो कस्टम फॉन्ट्स टाइप जो है वो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इनिशियल फॉन्ट सेटअप। इसके अलावा जनरली और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आपके दोस्त ने जैसे यहाँ पे यूज़ किए ये आइकॉन के लिए, तो ये आइकॉन के लिए वो वाला साइड, ये बेसिकली है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स। तो फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स पेड है, कुछ फॉन्ट्स फ्री है। ठीक है, तो जनरली हम लोग फ्री वाला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फ्री वाला में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका CDN लाइब्रेरी लेने से अच्छा होता। वही लिया है उसने, सीडीएन लाइब्रेरी लिया है। फॉन्ट ऑसम CDN यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स, यहाँ पे CDN चेक करते हैं। तो CDN JS बोलकर यहाँ पे इसी जगह से ही शायद लिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे कॉपी लिंक टैग से है, मतलब बेसिकली ये सिर्फ URL है, जो URL यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लिंक टैग बेसिकली आपको CSS वाला और यहाँ पे हैश के साथ, तो ये कॉपी करके लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे हुआ CDN लाइब्रेरी, जहाँ पे हम लोगों को सारा आइकॉन्स यहाँ पे सेट हो सकते हैं। तो आइकॉन अगर सेट हो रहा है तो यहाँ पे आइकॉन टैग के लिए आई टैग का भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जिससे इस तरीके का आइकॉन दिख जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली पहला जो स्टार्टिंग होता है फॉन्ट ऑसम का F है, उसके बाद सॉलिड बेसिकली क्या होता है, वो बीच में कोई भी मतलब वाइट नहीं दिखता है, तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड बोलते उनका ही क्लास यूज करना पड़ेगा ना। बेसिकली यहाँ पे आपको अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन यूज़ करना है जो आपको चाहिए, तो आपको फॉन्ट ऑसम का जो आइकॉन है, जो क्लास नेम है वही यूज करना है। फॉन्ट ऑसम का आइकॉन्स एक्चुअली देखना है। तो यहाँ पे आइकॉन्स में जाके आपको मान लीजिए कि सेटिंग्स वाला आइकॉन चाहिए, तो सेटिंग्स में किस तरह का आइकॉन्स आपके पास होगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रो लिखा है वो तो डेफिनेटली आएगा नहीं, क्योंकि आपका फ्री वाला है। तो इसलिए आपको जो प्रो नहीं है, नॉन प्रो, वही आपको दिखेगा। तो बेसिकली मान लीजिए कि आपको ये वाला आइकन यूज़ करना है, तो यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जो आपको ये आइकन का जो ऑप्शंस दिख रहा है, इसी को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मैं समझ गई, ये आ जाएगा मुझे। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई है नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये है बेसिकली आपका जो आइकॉन यूज़ करने का ऑप्शन। ठीक है, तो ये है बेसिक सेटिंग जो आप आपके वेबसाइट के लिए कर सकते हो स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिया, एक फॉन्ट ऑसम लिया,
एक बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी लिया, एक कस्टम फॉन्ट भी ले लिया जिससे अपना साइट का जो फॉन्ट्स है वो सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो लिया, इससे क्या होता है, जो मेनू बार बेसिकली मैंने जब काम स्टार्ट करता हूँ इन जनरल या इनका भी साइट देखिए, इन जनरल क्या है, पहले मेनू बार किया, उसके बाद हीरो सेक्शन, मतलब ये इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, बैनर सेक्शन को हीरो बोलते हैं, हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ पहले वाला जो पार्ट है ये हीरो हुआ, उसके बाद मेन पार्ट आया, उसके बाद मेन के बाद ये हीरो सेक्शन इसका नाम दिया, उसके बाद अदर सेक्शन, और अदर सेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि यहाँ पे ये भी जैसा है। क्यों ऐसा हीरो सेक्शन ऐसा सब नाम है, थोड़ा मतलब नाम है, ये अच्छा। बेसिकली स्टैंडर्ड एक नेम है। आप ऐसा नहीं है कि हीरो के जगह पे आप बैनर लिख दोगे तो गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये लिखने का तरीका है जिससे लोगों को समझने में आसान होता है, एक स्टैंडर्ड है। हाँ, तो आप मुझे वो स्टैंडर्ड थोड़ा समझा देंगे ताकि मैं इस देखिए तरह। ये स्टैंडर्ड ऐसा कोई है नहीं, कुछ है नहीं कि वही स्टैंडर्ड यूज़ करना है, ओके, वही ठीक वही है। स्टैंडर्ड यूज करना है। नो, व्हाट इज द मतलब मैं एक स्टैंडर्ड को फॉलो करूंगी मैं तो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये साइट का जो भी हीरो सेक्शन है उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाली हूँ, तो मैं मुझे किस तरह से फॉलो करना है फिर? यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया गया है बेसिकली क्या है, ये हीरो सेक्शन में एक हीरो सेक्शन यूज़ किया जिससे यहाँ पे जो कलर है ना बैकग्राउंड का, ठीक है, बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले कैसे रखना है, इसका जो अलाइनमेंट सेक्शन है उसको सेटअप करने के लिए यहाँ पे हीरो सेक्शन लिखा। कंटेनर एक्चुअली एक बार लिख लिए थे कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे कंटेनर 80% लिख दिया, ठीक है। तो टोटल जो स्पेस था उसका 80%, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिव है शायद, रेस्पॉन्सिव तो डेफिनेटली है। वो लोग वो मीडिया यूज किए हैं रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए? डेफिनेटली किया होगा, वो दिखेगा यहाँ पे एक्सपेक्ट पे या नहीं दिखता? डेफिनेटली दिखेगा यहाँ पे, ये तो चला गया है। तो बेसिकली ये जो रेस्पॉन्सिवनेस जो है, रेस्पॉन्सिवनेस देखने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कंटेनर कहाँ पे लिखा है। तो इसके लिए ओके। यहाँ पे ये जो CSS फाइल है इस जगह पे गया, ठीक है। तो ये है सोर्स फाइल, देखिए यहाँ पे पॉपिन का जो लिंक लिया था इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से लिंक लिया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सर्वर वाला लिंक यूज़ किया मैंने, सर्वर वाला या लोकल वाला दोनों ही मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो इनका पूरा कोड डिकोड हो जाता है यहाँ पे, आप चाहो तो जल्दी दिखाने के चक्कर पे आप कॉपी पेस्ट लगा सकते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मुझे सीखना है। हाँ। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली बहुत सारा काम बहुत अलग अलग तरीके का मिलता है। मुझे एक बार एक काम मिला था शुरू में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दूसरे साइट का दिखाया था जो बेसिकली था .NET का, ठीक है। वो शायद कन्वर्ट करना चाह रहे थे नॉर्मल HTML में, और बाद में जाके शायद वो PHP में या दूसरे कोई टेक्नोलॉजी में वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ था, वो जो साइट का जो डिज़ाइन था उस डिज़ाइन को बोला था कि उठा के मुझे HTML का बना के दे दो, मुझे वही सेम साइट चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, ये तो बेसिकली जो लोगों का प्रोफेशनली नॉलेज होगा वही लोग ये इसका हैक जानता है। मैंने क्या किया, 2 दिन इधर उधर घूमा, क्या हो रहा है, हाँ हाँ हो रहा है, बहुत बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा था, बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है। क्योंकि जो लोग दिया है तो उनको तो पता नहीं है ना, तो मैं क्या जल्दी जल्दी कर दूँ, मेहनत वाला काम है बोलकर मैं 2 दिन इधर उधर घूम लिया, दूसरा काम कर लिया। उसके बाद बोला क्या हुआ है कुछ, मैंने बोला हाँ हाँ हो रहा है, हो रहा है, कब मिलेगा, ठीक है कल देता हूँ। कुछ नहीं, मैंने रात में 2 घंटा बैठे, जस्ट ऐसा सारे CSS निकाले, कॉपी किया, पेस्ट किया, हो गया 2 घंटे में काम। 2 घंटा भी लगा नहीं, मतलब 1 घंटे के अंदर ही सारा चीज़ें मैंने निकल कर दे दिया। लेकिन इस काम करने के लिए मैंने क्या किया था,
उनके पास से कंट्रोल पैनल का सारा इंफॉर्मेशन लिया था, क्योंकि लगना चाहिए ना कि काम हो रहा है। लेकिन ओके। जो काम किया वो तो ब्राउज़र से निकल के दे दिया, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, ब्राउज़र में सारा कोड निकल गया। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट डिटो कॉपी आप डाल सकते हो आपके फ्रेंड को। उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ, मैं फिर तो चीटिंग हो जाएगा। चीटिंग हो जाएगा बट मैं बेसिकली खुद पे चीटिंग हो जाएगा। सो मैं थोड़ा सा इसको बना लूंगी, तो फिर जब नेक्स्ट चीज रिपीटेटिव टास्क करूंगी तब मैं कॉम्पोज करूंगी, तब मैं नहीं लिखूंगी। हाँ जब चीजें पता चल गया ना, तो क्या फिर से दिमाग क्यों क्यों लगाना उस पे। देन देखिए जहाँ पे दिमाग लगाना होगा वहां पे लगाऊंगी ना। यही देखिए फिर हाँ। मीडिया क्वेरी मैंने ये सिखाया था। वो तो मुझे पता चल गया, मैं तो वो उस पे तो हो गया ठीक है, मुझे समझ। तो इसीलिए बेसिकली क्या है, ऐसा ही है कि मेनली क्या है एक्चुअली, देखिए मैं दो चीज़ सिखाता हूँ। एक चीट करना भी सिखाता हूँ जिससे काम फास्ट हो। मतलब चीट करना मतलब किसी को पैसे मारना नहीं। नहीं नहीं, वो तो पता ही है ना स्टाइल, वो फ्रंट एंड का सारा फाइल अवेलेबल ही होता है। नहीं, देखोगे तो वो तो होता है, मोस्टली फाइल अवेलेबल होता है। हाँ। होता है बेसिकली क्या है, मान लीजिए कि मैंने ये बात किस लिए बताया, क्योंकि देखिए बेसिकली आपका अगर ये साइट अभी तो ये HTML दिया हुआ है, आपके दोस्त भी फ्रंट एंड डिजाइनर है, HTML दिया है, लेकिन जब ये फ्रंट एंड पूरा डेवलपर डेवलप हो है। जाएगा, ये पूरा जब डेवलप कंप्लीट हो जाएगा तब तक ऐसा नहीं रहेगा। हाँ। तब दिखेगा ये सारा चीज़ें, बट ऐसा नहीं रहेगा। उसका जो कंटेंट है, उसका जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ आने वाले वो बैकग्राउंड से आएगा, उसका पेज अलग अलग होगा। हाँ। तब तब आपका अगर काम करना है तो तब कैसे करेगा, स्टोरी है वही है। मैंने ये सारा चीज़ बता रहा हूँ उसी वजह से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप वैसे ही काम करो। हाँ, वो सीएसएस देख के मुझे बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। ये किस लिए यूज कर सकते हैं, किसको, मतलब मुझे आपको मतलब आपको बहुत यहाँ ज्यादा पे, रिसर्च नहीं करना हाँ, पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो क्योंकि दोस्त ये ने आपको जो फाइल भेजे काफ़ी नॉलेज के लिए भेजे, अच्छा है। और आपको ये सारा चीज़ मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में और इसको स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा काफी आसान आसान हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो समझ इसीलिए गई मैंने मैं हर दिन हर दिन 3 दिन का टाइम दिया है। हर दिन 2-3 सेक्शन करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है। फिर उसको दिखाऊंगी, मैं लास्ट में उसको दिखाऊंगी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा जो आपके काम पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ है आपका CSS दिखा दिया, HTML तो है ही, वो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं यहाँ है। पे ये सब हाँ, वो तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे बैकग्राउंड कलर जो दिया है ना, वो मिक्सअप शायद मुझे नहीं पता चलेगा। वो हम हाँ, करेंगे थोड़ा, अ, वो कैसे करते हैं। ये जो काम जो है, इसका जो बैकग्राउंड कलर का जो मिक्सअप है वो बेसिकली यहाँ पे ये कलर मिक्सअप मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस जगह से ये कलर मिक्सअप का जो पार्ट है वो ये कैसे करते हैं आप मुझे ट्यूटोरियल भी दे दोगे ना, मैं थोड़ा सा उस पे ये नहीं, करूंगी। बेसिकली इसके लिए कोई मेरे पास ट्यूटोरियल नहीं अच्छा। है। इसके लिए कोई मतलब कहीं से ट्यूट पढ़ना हो, कहाँ से क्या करना हो, आप बता देंगे रिसोर्स। अच्छा। इसके लिए कोई ट्यूटोरियल मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक ऐसा नॉलेज है जो आपको खुद को करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी CSS है वो CSS का लोकेशन पता करना होगा, और उसी लोकेशन वाइज यहाँ पे कलर जो कॉम्बिनेशन है वो समझना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिएटिविटी का कुछ ट्यूटोरियल नहीं होता ज़्यादा। मैं समझ गई। नहीं, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। वही तो मतलब मैं मैंने तो बाकी तो मैं कर लूंगी शायद, इधर उधर करके मुझे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कैसे अप्रोच लेना है। हाँ, यहाँ मेरे पे बात को आप समझ रहे हो, अप्रोच कैसे लूंगी उस चीज को मैं। वही तो यहाँ पे बेसिकली पहले HTML वाला पार्ट करना है, पहले यहाँ पे HTML वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली HTML में क्या है, पहले था हेडर, उसके बाद आया नैप बार,
नैप सेक्शन, वो सब तो आ जाएगा, वो सब मैं उसके कर बाद लूंगी नैप एनीवेज। नैप सेक्शन के अंदर ये ऑप्शंस हो गया। उसके बाद ये जब हो गया, उसके बाद देखिए ये हैमबर्गर क्लास, ये हैमबर्गर क्लास कहाँ पे है? जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका हैमबर्गर क्लास आपको दिख जाएगा, कौन सी लाइन से ये हैमबर्गर क्लास का ऑप्शन आ रहा है। न्यू टैब में जाइए, उसके बाद हैमबर्गर ढूंढिए तो आपको हैमबर्गर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैमबर्गर का जो भी सी एस एस प्रॉपर्टी आ रहा है उसको देखना है, ठीक है। और इस हैमबर्गर प्रॉपर्टी में और क्या क्या घुसा है, बर्गर वाला ऑप्शन घुसा है। बट यहाँ पे ये हैमबर्गर जो है एक्चुअली इसको बताया गया है, ठीक है। मतलब सॉरी, ये भी नहीं था, ये हैमबर्गर जो था ये एक्चुअली छोटा होने के बाद ये वाला, ये एक्चुअली था, मतलब ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जब बड़ा है ये अभी हाइड है, ये प्रॉपर्टी अभी हाइड है, डिस्प्ले नान है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले नान है। जैसे ये इनेबल करते हैं तो यहाँ पे ये दिखता है। तो बेसिकली आप ये पहले HTML का ये हेडर वाला पार्ट देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद इस पे किस तरीके से ये सारे CSS लिखा है, मतलब क्लासेस क्या क्या लिखा है, उस क्लास के अगेंस्ट में क्या क्या CSS लिखा हुआ है, वो सारा यहाँ पे ही दिख जाता है ब्राउज़र में। वही देख देख के जब आप करोगे, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे देखो, लिखो, तभी जाके आपका पूरा आइडिया आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जैसे काम करते हैं तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, रेडीमेड स्टाइल मिल जाता है जिसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी ऐसे कर सकते हैं कि इसको पेस्ट कर दिया, तो ये बेसिकली नेविगेशन सेक्शन है जो हेडर में रह सकता है। तो अभी इसके लिए हेडर टैग अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो है ऑप्शन मैंने डाल लिया, डालने के बाद यहाँ पे सेव कर दिया, तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस दिख गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है, ये ड्रॉप डाउन मेनू तभी एक्टिव होता है जब यहाँ पे ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ये जब रहेगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट फाइल अगर किसी तरीके से मैंने इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ समझने के लिए, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं काम कर रहा है। ड्रॉप डाउन को मैंने कॉपी पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये हैश साइन आ गया, बट यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको काम करने के लिए मुझे इस फाइल का एक्टिव होना चाहिए, और जैसे ये एक्टिव होगा तब ये काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा क्लासेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लास, मतलब जैसे नैपर क्लास लिखा हुआ है, नैपर LG, ऐसे बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे भी ये सारा क्लासेस का नाम मतलब ठीक है याद भी नहीं है, याद रहता भी नहीं है, मैंने जस्ट कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, रखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैंने वो देख लूँगा डॉक्यूमेंटेशन। बट कुछ कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कंटेनर फ्लूइड, ये ज़रूरत है, क्योंकि कंटेनर किस लिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है सेंटर में आया, वैसे ही मैंने इसको सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर दिख रहा है, बहुत ही ग्रे कलर दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये ग्रे कलर थोड़ा सा अलग टाइप का डिज़ाइन में दिखे, मतलब अलग स्टाइल आ जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, जस्ट सिंपली BG नैप, ओके। BG नैप करने में यहाँ पे ब्लू वायलेट ऐसा कुछ कलर यहाँ पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे BG नैप ये जो है
इसको बदल के यहाँ पे बॉडी टर्टियरी जो है इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। जैसे सेट किया तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन एक इसको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे जो कलर है, मतलब टेक्स्ट का जो कलर है, ये वाइट होने में अच्छा दिखने लगता। तो अभी इसका वाइट करने के लिए यहाँ पे नैप पर डार्क, ये है एक्चुअली हम लोगों का CSS, जिससे ये वाइट में दिख जाता है, ठीक है, कलर। तो ये हम लोग डाल सकते हैं। नहीं तो अगर इसको प्रॉपरली हाईलाइट करना था, तो अगर दूसरा तरीका इसे हम लोग कलर को यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है बटन, ये बटन का जो कलर है यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पे बटन जो है, बटन बेसिकली बेस बनाने का, मतलब ये बटन का बेस बनाने के लिए ये बटन टैग यूज़ हुआ है, मतलब बटन क्लास यूज़ हुआ है। उसके बाद बटन का एक्चुअली जो सेगमेंट है या कलर जो है, उसको यहाँ पे इस नाम पे दिखाया गया। तो इसको मैंने अगर LIGHT लाइट कर देता हूँ तो ये वाइट कलर में आ जाता है। तो अभी ये जो मैंने जो चेंजेस किया थोड़ा बहुत, तो ये चेंजेस बेसिकली मुझे दिखाई देगा यहाँ पे जाके। ये जो कलर वेरिएबल्स है, मतलब यहाँ पे कलर्स जो है इस कलर्स में जाके मुझे ये सारा कलर्स का वेरिएबल डेटा दिखेगा, कौन सी कलर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे BS मतलब बेसिकली बूटस्ट्रैप का प्रीफिक्स है। बूटस्ट्रैप का शॉर्ट यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप जो। और ये जो वेरिएबल्स है, ये सारा वेरिएबल्स एक्चुअली हम लोग रजिस्टर करते हैं जब हम लोग CSS के अंदर कोई कलर सेट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर रूट करके यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी वैल्यू डालना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू इस तरीके से डाला, जो कि यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं यूज़ होगा, इस पे बाहर डाल के तब जाके यहाँ पे ये मैं देखी थी वो साइट में भी रूट यूज हुआ है, मतलब वो भी बूटस्ट्रैप यूज किए हैं। हाँ, तो ये नहीं बूटस्ट्रैप यूज़ करना और ये जो है अलग बात है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्राइमरी कलर जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो कलर अभी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एक्चुअली जब रूट करके यहाँ पे जो अलग अलग जो प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग सेट कर लेते हैं, यहाँ से क्या होता है, हम लोग को क्विकली जो भी पूरा टेम्पलेट का जो कलर स्कीमा है, अगर बोला कि मुझे नहीं ये कलर स्कीमा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 5-6 कलर का स्कीमा ही पूरा पेज में सेट करना चाहिए, ठीक है। जो इनका एक्चुअली क्या है, इनका सिर्फ डिज़ाइन करने से ही बात नहीं है, डिज़ाइन के साथ साथ शायद इनको कलर स्कीमा भी बहुत अच्छे से दिमाग पे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है, ये कलर देखकर आँखों का बहुत ज़्यादा सुदीन एक कलर है, जिससे आँखों में नहीं लग रहा है, आँखों को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। कुछ कुछ कलर हो सकता है कि आप यहाँ पे नीला दे दिया, यहाँ पे काला दे दिया, या कुछ हरा दे दिया, तो क्या होगा, जितना कलर आपको आँखों में चुकेगा उतना क्या है आप साइड से निकल जाओगे, और जितना फ्रेश लगेगा देखने में उतना क्या है आप साइड में स्टे करोगे। तो इसीलिए क्या है, कलर जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए जो लोग डिज़ाइन में जो लोग काम करते हैं वो लोग एक स्कीमा पकड़ते हैं। तो कलर स्कीमा का लिए भी बहुत सारा साइट होता है, COLLOR कलर स्कीमास, कलर स्कीमा करके कलर स्कीमा पैनल रहता है, अलग अलग कलर हंट, उसके बाद colors.co, ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो कलर स्कीमा का सबसे ज़्यादा एडोब कलर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एक कलर का स्कीमा दिखा रहा है इधर है, ठीक है, 3-4 मैक्सिमम 5 कलर का स्कीमा दिखेगा, और जो स्कीमा यूज़ करेंगे उसी स्कीमा में ही सारा काम होगा, मतलब पूरा जो टेम्पलेट डिजाइन होगा सिर्फ वही कलर यूज़ होगा, उसके बाहर कलर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।
तो अगर मान लेते हैं कि ये स्कीमा यूज़ करने वाले, तो यही स्कीमा कलर ही पूरा टेम्पलेट्स में दिखेगा, मतलब पूरे जगह पे, चाहे वो बैकग्राउंड में हो चाहे वो फोरग्राउंड हो, वैसे। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग कलर स्कीमा आपको हर साइड में देखने में मिल जाता है। तो ये कलर स्कीमा एक्चुअली यूज़ होता है जब साइट डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई विदाउट स्कीमा यूज़ किया, लेकिन अगर मैं स्कीमा वाइज यूज़ करते तो यहाँ पे मुझे स्कीमा वाइज मुझे अलग अलग स्कीमा सेट कर लेना चाहिए उसके ऊपर ही। और ब्लैक एंड वाइट जो है वो कॉमन स्कीमा होता है, उसको एक्चुअली कलर स्कीमा में हम पकड़ते नहीं है। उसके अलावा जो भी स्कीमा पकड़ते हैं वही, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट कॉमन होता है, उसके अलावा आप जो भी कलर पकड़ो वो आपका उसी स्कीमा के ऊपर बेस करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको उस तरह का ही कुछ कलर स्कीमा दिखेगा, जो यहाँ पे अलग अलग नाम का कलर स्कीमा दिखता है। ये बेसिकली जो बॉडी कलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक में जब हो जाता है, मतलब जब ये डार्क मोड पे, जब नाइट मोड पे आता है तब ये इस तरह का आता है, जब डे मोड पे आता है तब ये आता है। सेकेंडरी में भी वैसे ही है, ये नाइट मोड पे, ये लाइट मोड पे, ये डार्क मोड पे, ये लाइट मोड पे, ऐसे करके बहुत अलग अलग टाइप में सबका अलग अलग मोड में कलर कैसे दिख सकता है उसका एक ऑप्शन है। अच्छा, ये सिर्फ ये डार्क मोड लाइट मोड इतना ही तक आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है वो डार्क मोड लाइट मोड होता नहीं है, ये जस्ट एक कलर कोड है जो यहाँ पे इस तरीके से सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये कलर का नाम है, मतलब बेसिकली वार्निंग जो है, वार्निंग मतलब अगर मैं यहाँ पे BS जो बटन लाइट जो है, बटन लाइट की जगह पे बटन वार्निंग अगर देता हूँ, WARNING वार्निंग, तो ये कलर का आप बटन दिखेगा जब हम लोग का डिजाइन दिखेगा, ठीक है। इस कलर का बटन कलर दिखेगा जो यहाँ पे सेट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कलर का कोड अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको अपने जगह पे अपने हिसाब से कलर कोड डाल दो जो आप चेंज करना चाहते हो। मान लो कि आप कुछ इस तरीके से आप कलर कोड डाल दो। तो अभी देखते हैं, शायद ये एक्टिवेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कलर मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ इस कलर कोड तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन ये कलर कोड तभी अप्लाई होता अगर मेरा ये जो स्टाइलिंग है, ये जो रूट स्टाइलिंग जो है, ये अगर मुझे इस बूटस्ट्रैप के ऊपर अगर दिखता, सॉरी बूटस्ट्रैप के ऊपर नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरराइड नहीं होगा। ये ओवरराइड तभी हो पाएगा जब हम लोग ये इसको सैस में काम करते हैं, अभी ये ओवरराइड नहीं हो पाएगा। इसको इम्पोर्टेंट अगर कर देगा तो मे भी हो सकता है, लेकिन तब पर भी शायद नहीं होगा, क्योंकि ये जो कलर कोड है, ये कलर कोड इस लाइब्रेरी से डायरेक्ट आ रहा है, तो इसी वजह से ये कलर कोड अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कलर कोड जो अगर चेंज करना है तो यहाँ पे अपने हिसाब से नाम दे सकता हूँ जो सही हो सकता है। अपने हिसाब से यहाँ पे माई वार्निंग ऐसे नाम दे दिया, जिसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे कलर कोड थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ओ कलर शायद यहाँ पे इसके साथ मैच कर गया था।
यहाँ पे बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, BACK बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम भर करके ये डालेंगे। उसके बाद प्राइमरी कलर, अच्छा ठीक है। अभी कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेनली नॉर्मली बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। नॉर्मली बैकग्राउंड शायद ट्रांसपेरेंट दिखे, लेकिन डॉट बीजी होवर करे तब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिख जाए। और यहाँ पे जो BS कलर अभी यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर कम्प्लीटली अलग पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर के लिए इसके अंदर टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों लिखते हैं आप? मतलब वो प्रायोरिटी सेट करता है या हाँ, जब आप प्रायोरिटी जब सास को यूज नहीं कर पाते हो? जब यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करना है तभी जाके हम लोग इसको लिखते हैं कि ये प्रायोरिटी में है, इसको चाहिए यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली डॉट BTN ये थोड़ा सा रिसर्च करके चेक करके मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सी प्रॉपर्टी के वजह से ये कलर रिप्लेस हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये सबमिट बटन है। तो यहाँ पे सबमिट बटन में बैकग्राउंड कलर तो सेट हो गया है, लेकिन अच्छा अभी BS कलर BS कलर तो नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे BS वार्निंग ये था, तो अभी ये आ जाएगा। ठीक है, अभी ये आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये जाएगा तब यहाँ पे ये और वार्निंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी इम्पोर्टेंट देने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जब ये हाईलाइट हो जाए तब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देते। तो ये हो गया। अच्छा, ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक काम करते, डार्क दिखाने में अच्छा होगा। बाहर
प्राइमरी कलर, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रॉपरली कस्टमाइज हो चुका है। तो यही है बेसिकली थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन। उसके बाद ये कलर मॉडिफिकेशन हुआ। यहाँ पे सारा कलर कोड दिखता है और कलर कोड के साथ साथ कलर नाम, जो जिस नेम से हम लोग कलर को यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट कलर नेम यहाँ पे दिखाई देता है बूटस्ट्रैप में, जो काम करते करते आपको दिमाग पे बैठ जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का जो कलर कोड नेम है ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ये आपका एक्चुअली कलर का स्कीमा है जो आप इसको यूज़ करते हैं। जब सैस यूज़ करते हैं तो सैस में बेसिकली कुछ सैस का मॉडल कुछ अलग से होता है, और थोड़ा सा हाइब्रिड CSS होता है। बेसिकली CSS लिखा जाता है, लेकिन वो CSS थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल CSS होता है, मल्टीपल फाइल्स में लिखा जाता है। और कुछ कलर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, कलर कोड का नेम बेसिकली यहाँ पे ये कलर कोड नेम है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोगों का कलर का अलग अलग वेरिएशन से चीज़ों को बेहतर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग डिज़ाइन सेट करते हैं। और ये कलर जो वेरिएबल है वो यहाँ पे इस अलग अलग फाइल्स से ये आता है। ये सारा चीज़ें सैस का पार्ट है। तो सैस अभी नहीं सीख रहे, तो अभी इसको बाद मतलब उसमें नहीं दिखता है। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में ये भी वही सेम चीज़ आ रहा है, ये सैस वाला ही पार्ट है, सैस का मॉडिफिकेशन। एक्चुअली जब हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? बूटस्ट्रैप का मेन यूजेस होता है ब्रेक पॉइंट्स के लिए, जहाँ पे हम लोग रेस्पॉन्सिव जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए। देखिए बेसिकली ये नॉर्मली था, उसके बाद छोटा कर रहा हूँ तो धीरे धीरे करके ब्रेक कर रहा है, ठीक है। देखिए अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग ब्रेक कर रहा है। तो ये जो है यही हम लोगों को सबसे बेहतर है जो डिज़ाइन में हेल्प करता है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे मीडिया लिखना नहीं पड़ेगा ऐसा? कुछ नहीं लिखने पड़ेगा। मुझे सिर्फ फिर जिस जगह पे कलर का चेंजेस करना था वो कलर मैंने चेंज कर लिया, बट अदरवाइज़ मुझे मीडिया क्वेरी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही है बेसिकली बूटस्ट्रैप या टेलविंड CSS जब हम लोग यूज़ करते हैं तब हम लोगों को इस तरह का चीज़ें को सोचना कम पड़ता है। अच्छा। और इसीलिए क्या होता है, जितना आपको आगे बढ़ना है या आप जितना डिज़ाइन को बेहतर से करना चाहते हो उतना क्या है आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसा एक है। उसके बाद जो आपका हीरो जो ऑप्शंस था, वो हीरो ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन है कैराउसल जो कि बेसिकली यहाँ पे एक इमेज स्लाइडर ऐसे ऑप्शन हम लोग बैनर में चला सकते हैं, बैनर सेक्शन में। तो इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप डेफिनेटली चाहो तो मेन वर्कर यहाँ पे जो सिमेंटिक टैग है यूज़ कर सकते हो। उसके बाद SEC TION क्लास क्लास अभी डाल लगे कि नहीं वो बात का बात है। अभी मैं ये सब पे ये डाल लिया। तो ये हो गया क्राउसल वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई भी इमेज दिखेगा नहीं, क्योंकि इमेज दिया हुआ नहीं है। तो अभी मुझे अगर इमेज देना है तो कहीं से भी मैं एक इमेज ले सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये इमेज थोड़ा सा सही लग रहा है, तो मैं इसी का या इस एक मैं रूम का इमेज देना चाहता हूँ। तो इसको ये तो बहुत छोटा इमेज आ गया है, मुझे इसका बड़ा सा इमेज चाहिए। यहाँ पे 3 से हो जाएगा। तो इसका मैंने एक न्यू टैब, जैसे मैं न्यू टैब कर रहा हूँ डाउनलोड दे रहा है। अच्छा
अच्छा, मैं यहाँ से इसको न्यू टैब में देने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे एग्जैक्ट जो इमेज साइज़ है वो चाहिए, लेकिन ये इमेज साइज़ से काम नहीं चलने वाला। मुझे थोड़ा सा बड़ा इमेज चाहिए था, जो यहाँ पे दिख रहा है, जिससे तो यहाँ पे मैं इस इमेज को यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है। अच्छा, अभी मुझे ये बड़ा इमेज मिल चुका है। तो अभी मैं इस इमेज को यहाँ पे सेव एज करके ये इमेज मैंने ले लिया। अभी इस इमेज को मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर में डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इस जगह से लेके ये है। तो इसी इमेज को मैं एक्चुअली तीनों में अलग अलग इमेज यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं एक ही इमेज यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये डिजाइन में ये ऐसे दिखे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इमेज का हाइट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि मुझे इसी इमेज को ही स्क्रॉल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर मुझे इस इमेज को छोटा करना है, तो छोटा करने का एक ऑप्शन है कि हम लोगों को कुछ फ़ोटो एडिटिंग का भी टूल की ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग इस इमेज को लेकर काम करते हैं। तो मैं मैक यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता हूँ। तो फोटोपिया बोलकर एक सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली फ़ोटोशॉप जैसे काम करता है, जहाँ पे मैं इमेज को क्रॉप कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके इसको खोल लेता हूँ। अभी मैं इसका मैं इस इमेज का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। यहाँ पे इसको सेव एज करके एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्रॉपिंग करता हूँ। यहाँ पे क्रॉपिंग का बहुत अलग अलग ऑप्शंस रहता है। मैं चाहता हूँ कि 16:9 रेशियो में ये क्रॉप हो जाए, ठीक है। तो 16:9 ये एक्चुअली वाइड स्क्रीन रेशियो है, उसी हिसाब से ये क्रॉप होगा। तो मैं जो दिख रहा है वही मैं क्रॉप कर देता हूँ डायरेक्टली। अगर मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ तो ये डुप्लीकेट मतलब इसको अगर मैं सेव कर दूँ, यहाँ पे स्टार साइन दिख रहा है या अभी भी अनसेव है, इसको अगर दूसरा नेम पे सेव करता हूँ तो सेव एज करके या एक्सपोर्ट करके मैं इसका एज ए जेपीजी सेव करता हूँ। लिविंग रूम 2 इससे मैंने सेव कर दिया, जिससे क्या हुआ, मुझे एक नया फाइल यहाँ पे दिखाई दिया, जो इस जगह पे मैं इसको लाया। तो यहाँ पे दो फाइल यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मुझे अभी इसमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो लिविंग रूम का ये था एक्चुअल इमेज, और ये था थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा छोटा करना। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक्चुअली जो हाइट है ये W100, मतलब ये 100% वाइट था, बट मैंने यहाँ पे H करके हाइट का कोई ऑप्शन है या नहीं है पता नहीं है, मैंने यहाँ पे 50 करता। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको -2 करता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस दिखा नहीं है, बट यहाँ पे मैंने जो हाइट डालना चाहता हूँ उसको डालने के लिए एक काम मैंने CSS में लिख सकता, मतलब एज ए क्लास लिख सकता था, या यहाँ पे स्टाइल डाल के मैं यहाँ पे हाइट
डाल के मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 300 पिक्सल में ही इसको रखो मैनुअली। तो इसके लिए मैंने सबका जो हाइट है वो 300 पिक्सल में थोड़ा सा चिपका हुआ लग रहा है, बट मैंने इसको अभी रेफर कर रहा हूँ कि ये मुझे ऐसे दिखे। ठीक है, तो 300 की जगह पे मैं अगर 400 कर देता हूँ या 500, हाँ 400 ठीक होगा। थोड़ा सा और भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, 500 500। तो इतना सा जो चीज़ है मैंने इसको कर सकता हूँ। बट ये जो ऑप्शंस है इसको मैंने इस तरीके से किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इमेज जो है इमेज जैसा है वैसे रहेगा, बट मैंने इसको क्रॉप जो करेंगे वो मतलब डिस्टॉर्ट ना हो। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे से चिपका हुआ है, ये डिस्टॉर्ट ना हो, बट मुझे इमेज जो है सही दिखे। ठीक है, तो तब क्या करेंगे, तब मैंने यहाँ पे हाइट नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो हम लोगों को इमेज का जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो अभी मैं इसका यहाँ पे ये जो कैरोसेल जो इनर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, इस जगह पे मैं स्टाइल डाल के यहाँ पे मैं हाइट डाल सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने हाइट जो डालना चाहता हूँ 550 पिक्सल। ठीक है, ये डाल दिया। तो ये डालने से क्या हुआ, ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है बट नीचे वाला पोर्शन गायब। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन गायब। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना, तो इसके लिए मार्जिन MARGIN मार्जिन माइनस टॉप करके यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, -200 पिक्सल ऊपर में ले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे -200 पिक्सल चला गया ऊपर। अभी यहाँ पे -200 पिक्सल नहीं होगा, यहाँ पे यह जाएगा पैडिंग, क्योंकि बेसिकली मार्जिन मतलब बेसिकली यहाँ पे इससे ऊपर चला जा रहा था और मुझे यहाँ पे पैडिंग से टॉप चाहिए। ठीक है, तो क्या कुछ चेंजेस हुआ लगा? 500, मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहा इधर है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर ये चेंजेस नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे तो है, बट अभी हम लोग का यहाँ पे जो इमेज है इसको थोड़ा सा ऊपर में डालना है। तो इस जगह से मुझे स्टाइलिश जो पार्ट है यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप डाल के -200 पिक्सल ये मैं डाल सकता हूँ। तो तब जाके ऊपर में थोड़ा सा चला गया, ये चला गया पहला वाला, बट सेकंड वाला नहीं। ठीक है, तो यही जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को हम लोग हर एक पार्ट में सेट कर सकते हो। तो जैसे ही सेट कर दिया तो हर एक इमेज में मुझे एक ही जैसा दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हम लोग का ये मेनू बार का जो पार्ट है ये बेसिकली बैनर सेक्शन है, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है। बट यहाँ पे ऑटोमेटिक मूव करने का जो ऑप्शन है अभी भी इसमें था नहीं, तो इसके लिए ये ऑटोमेटिक मूव करने का जो लिए जो CSS चाहिए, थोड़ा बहुत CSS और भी यहाँ पे अटैच करना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये था ही, बट यहाँ पे ये चाहिए कैरोसेल इंडिकेटर, जो यहाँ पे इस जगह पे ये अटैच हो रहा है इंडिकेटर। ठीक है, बट ये इंडिकेटर के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके साथ एक्चुअली ये कनेक्टेड होगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो डाला इससे क्या होगा, ये जो 3 डॉट है ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये 3 डॉट आया, बट ये 3 डॉट कनेक्टेड होता तभी, जबकि यहाँ पे ये जो CSS है
ये और ये मैच करे, मतलब ये आईडी मैच करेंगे तब जाके ये काम होगा। तो इसलिए मैंने इस आईडी को यहाँ पे मैच करा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट डालना है, मतलब हर एक कंटेंट के साथ, तब जाके ये जो पार्ट है ये बेसिकली वो कंटेंट वाला पार्ट है जो इस इमेजेस के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ओके। ये इसको भी हम लोग आगे चल के शायद चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से डाल दिया। इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे भी डाल देता हूँ। और एक चीज़ है कि मुझे कोई भी एक कैरोसेल का जो भी स्टाइलिंग है वही सेम स्टाइलिंग मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, ना कि मुझे चेंजेस कर देना है कम्प्लीटली, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए डायरेक्टली चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे मुझे जो देखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। शायद हो सकता है कि यहाँ पे हम लोगों का जो कैरोसेल आइटम जो है अच्छा, ये एक्चुअली किस लिए नहीं दिखा, इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे हाइट जो था, ये हाइट क्या था, 550 पिक्सल। ठीक है, और ये जो कैप्शन आ रहा था, ये कैप्शन एक्चुअली नीचे आ रहा था, मतलब बेसिकली ये हाइड हो गया इस जगह पे एक्चुअली है। ठीक है, क्योंकि बड़ा था तो इसलिए, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कैरोसेल जो आइटम है, जो आइटम दिखाई नहीं दे रहा, उसको इंस्पेक्शन करना है कि एक्चुअली है कहाँ वो कैरोसेल। अगर देखा जाए तो ये कैरोसेल प्रॉपर्टी कैरोसेल में ये एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है, मतलब बेसिकली ये अंदर में है ही नहीं। ठीक है, तो इसको एक्चुअली अच्छा, सारे डीनन इसको अगर ऊपर में ले जाना है तो डेफिनेटली हम लोगों को ये जो कैप्शंस है, इस कैप्शन को पहले देखना होगा कि यहाँ पे ये कैप्शन है कौन सी जगह पे। मेरा ब्राउज़र थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस जगह पे जाके मैं मार्जिन -300 पिक्सल आने से क्या दिखी जाए, 500। वैसे कैरोसेल कैप्शन अच्छा, यहाँ पे ये कैरोसेल कैप्शन जो है ये मेनली इस जगह की वजह से ये दिख रहा है, मतलब बेसिकली कैरोसेल कैप्शन यहाँ पे ये टॉप मार्जिन देकर ये फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ये एक्चुअली होगा ये जो बटन वाला जो ऑप्शन है इसको बढ़ाने से। तो मैंने इसको एक्चुअली यहाँ पे जो है मैं 3 4 ये पहले वाला एक्टिवेट है।
इस हाइट को अभी के लिए थोड़ा सा ओमिट करता हूँ, देखता हूँ है क्या। तो यहाँ पे एक्चुअली हाइट हो जा रहा है ये पर्टिकुलर ये चीज़। तो एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, बट यहाँ पे जो हाइट का पार्ट है इस जगह से एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर में सेट कर दिया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ऊपर में सेट गया। ठीक है, हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये पार्ट सेट कर दिया। उसके बाद अभी कंटेनर वाला पार्ट, कंटेनर के लिए क्या करेंगे, जो बेसिक जो डिज़ाइन है, तो ये वाला जो पार्ट है इस सेक्शन को हम लोग बैनर, क्लास बैनर नाम दे देते हैं, जिससे हम लोग का बैनर वाला सेक्शन यहाँ पे। उसके बाद आता है ये भी एज ए सेक्शन डाल के इस सेक्शन का नाम दिया क्लास जो है कंटेनर, बस सर्विसेज, जैसे कि ACR BICS सर्विसेज दिया। तो सर्विसेज के बाद यहाँ पे डीप करके क्लास कंटेनर, ये कंटेनर जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होता है बूटस्ट्रैप के लिए। जब से हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस जगह पे हम लोग डालना चाहते हैं एक अलग अलग UI डिज़ाइन। तो जनरली हम लोग यहाँ पे एक कार्ड डिज़ाइन लेते हैं, जिस कार्ड डिज़ाइन को हम लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का कार्ड डिज़ाइन को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको एक्चुअली डालने के लिए पहले हम लोगों को यहाँ पे क्लास रो डालना होगा। रो के अंदर फिर से डिव क्लास COL कॉलम डाल के तब जाके मैंने यहाँ पे इस पार्ट को डालेगा, नहीं तो चीज़ें प्रॉपर्ली सेट नहीं हो पाएगा। 2 3, तो 3 कार्ड यहाँ पे डाला जिससे ये डिज़ाइन सेट हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो वाइट जो था इसको हटा लेते तो देखने में सही लगेगा। और यहाँ पे कॉलम लिखने से ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों लाइन में। ओके, अभी फिर ऊपर में थोड़ा सा स्पेस होने से अच्छा लगता, तो ऊपर में स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर में स्पेस होने के लिए empty यहाँ पे 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइप का स्पेस ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नंबर। तो यहाँ पे empty या MY, मतलब empty मतलब मार्जिन टॉप, MY मतलब XY मतलब टॉप एंड बॉटम। तो ये दोनों तरफ से ये थोड़ा सा मार्जिन डाल देता है। अगर मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये दिखेगा। अभी ये जो मैंने डाला इसके बाद यहाँ पे मैंने एक H1 टैग डाला जिसमें मैंने देता हूँ आवर ACR BICS सर्विसेज करके यहाँ पे क्लास टेक्स्ट सेंटर ये डालता हूँ, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, या MB3, तो थोड़ा सा नीचे चला जाए। ठीक है, तो ये हुआ एक सर्विसेज वाला सेक्शन। ऐसे ही ये जो सेक्शन बना इसी सेक्शन का और एक कॉपी ले सकते हैं जिसका नाम दूसरा कुछ हो सकता है, जिसमें फीचर्स डाला जा सकता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि फीचर्स उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर फीचर्स बोलकर तो ये हो गया। उसके बाद ये जो सेक्शन बना, 2 सेक्शन बना लिए।
मेन वाला जो पार्ट हो गया। अभी फुटर बनाना है, FWTR फुटर, ये फुटर सेक्शन हो गया। फुटर सेक्शन के बाद अभी यहाँ पे कुछ रेडीमेड फुटर है कि तो बूटस्ट्रैप में ये सब जो इजी हो जा रहा है, मतलब बूटस्ट्रैप अभी भी इंडस्ट्री में चल रहा है ना? हाँ, मतलब डेफिनेटली बूटस्ट्रैप चल रहा है, चलता भी है। और बूटस्ट्रैप से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन अच्छे से कर पाते जल्दी जल्दी। अच्छा। मतलब उसको यूज करना थोड़ा सीखना पड़ेगा, वही ना? कैसे यूज करना है। यहाँ पे फुटर, उसके बाद यहाँ पे आपने जैसे 5 कॉलम का जो सेक्शन अपने उस साइड में देखे थे, वैसे ही अगर करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 सेक्शंस हो चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पे 5 सेक्शंस आया, बट अभी यहाँ पे इसको कम्प्लीटली इस तरह का नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत करेंगे। तो यहाँ पे पहला सेक्शन एक है, दूसरा सेक्शन रिसोर्सेस बोलकर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे SOURCES रिसोर्सेस S3 जगह पे ऐसा कुछ। उसके बाद यहाँ पे जो लिंक टैग है, लिस्ट ग्रुप, लिंक टैग जो है वो बेसिकली लिस्ट ग्रुप है। लिस्ट ग्रुप, तो इस तरह का कुछ लिस्ट ग्रुप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ये लिस्ट ग्रुप यूज़ कर दिया। बूटस्ट्रैप से ही तो एक्चुअली एक स्टैंडर्ड बना है इंडस्ट्री में वेबसाइट डिज़ाइन का। देखिए बेसिकली यहाँ पे रिसोर्स बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 4 कॉलम बना दिया है, 1 2 3 4। ये कंटेनर था। इसके बाद फिर से एक डिव क्लास कॉपीराइट ये मैंने डाला। इसको टेक्स्ट सेंटर, और ये H4 में ये जाने वाला है, जिससे ये दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास MOI, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत क्विक डिज़ाइन जो बना, जिसके लिए बहुत ही कम टाइम लगा, लेकिन ओवरऑल सारा चीज़ ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको और भी थोड़ा सा टाइम देकर पिक्सल परफेक्ट करना है, बट ये हुआ एक लगभग बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपके यहाँ पे जो साइट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा था उसके हिसाब से काफ़ी हद तक सिमिलर लाइक। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और अपग्रेड करने के लिए हम लोग अलग अलग पोर्शन को पकड़ेंगे और उसके हिसाब से उसका सीजर डालेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। यहाँ पे उन्होंने जिनको आपको भेजे वो फ्रॉम स्क्रैच ज़्यादातर CSS लिखे, और CSS लिखने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे जो CSS लिखने का जो क्लासेस है, मतलब जो क्लासेस का जो ट्री है HTML का, वो ट्री थोड़ा सा कम है।
मेरे यहाँ पे थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो सकता है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रो रो बनाया है। मतलब पहले यहाँ पे एक टेबल टेबल बनाना पड़ा, एक एक सर्विस, उसके बाद कंटेनर, उसके बाद यहाँ पे रो, और उसके बाद कॉलम, देन कॉलम के बाद कार्ड, ऐसे करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो HTML का जो ट्री है ये थोड़ा सा बड़ा है। बट इससे क्या होता है, हम लोग का जो काम है वो एक स्टैंडर्ड होता है, जो अच्छा होता है थोड़ा सा। तो ये भी चलता है, और यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये भी चलता है, दोनों ही चलता है। बट जितना आप काम करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे और समझ पाओगे कि धीरे धीरे करके कौन सी चीज़ किस बारे में अच्छा काम करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब हम लोगों को क्विक प्रोडक्शन देना है, जहाँ पे हम लोगों को क्विक एडमिन पैनल बनाना है, क्विक UI दिखा के उसका काम कंप्लीट करना है कोडिंग में, तब हम लोग बूटस्ट्रैप का यूजेस बहुत ही ज़्यादा करते हैं। क्योंकि बूटस्ट्रैप में क्या होता है, रेडीमेड सारा चीज़ें UI का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होता है, जो हम लोगों को रेंडर करने के लिए जो डिज़ाइन चाहिए वो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे HTML में चंक में मिल जा रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग उसको सेट करके, UI को सेट करके एडमिन पैनल, फ्रंट एंड काफ़ी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, उसको अगर प्रॉपरली सही करना है तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज डालना पड़ता है। और अगर मुझे कस्टमाइज अच्छे तरीके से डालना आ जाए तो हम लोग यहाँ पे जो CSS जो है ये बहुत ज़्यादा घटा सकते हैं, CSS HTML वाला पार्ट का। तो यही है बेसिकली बूटस्ट्रैप का पार्ट। बहुत ज्यादा कस्टमाइज करने के लिए बूटस्ट्रैप को तो उसी तरह से सीखना पड़ेगा ना, मतलब वो, या फिर बहुत सारा कस्टमाइज करने के लिए कैसे बूटस्ट्रैप को ज्यादा एक्सप्लोर करना, उसमें टाइम स्पेंड करना कितना सही होगा आपके हिसाब से? देखिए, बूटस्ट्रैप में आपको टाइम ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो CSS का नॉलेज आपके पास है, आपको सिर्फ CSS को ओवरराइड करना आना चाहिए। आपको नया CSS लिखना नहीं है। जो CSS क्लास का नाम लिखा हुआ है यही क्लास आपको लेना है, इसमें सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, जिससे अपडेट आपका करना है, जिसके आपका ओके। क्या है, आपका जो डिज़ाइन है आपके UI में दिख जाएगा। मतलब बेसिकली जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो टॉप में जो कलर दिख रहा था, मैंने अपने हिसाब से वो अपग्रेड कर दिया। यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंजेस था वो मैंने मेरे हिसाब से वो अपडेट कर दिया। तो बेसिकली जित यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है जो दिखाने चाहिए, जो दिखाने के लिए जिसमें बहुत सारा CSS लग रहा था। लेकिन उसको सिर्फ आपके जो डिज़ाइन स्पेसिफिक है उसके हिसाब से कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ CSS अपग्रेड करोगे कुछ कुछ प्रॉपर्टी। पूरा ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी अपग्रेड करने से हम लोग का जो डिज़ाइन है ये पूरा रेस्पॉन्सिव भी रहेगा, और साथ ही साथ हम लोग का ये काम भी करेगा। बट ये रेस्पॉन्सिव नहीं दिख रहा है, रेस्पॉन्सिव अभी तुरंत कर देता हूँ 1 सेकंड में। करना क्या है, मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्सिव करना है, तो यहाँ पे जस्ट मुझे MD, कॉलम MD ये लिखना है। तो मतलब मीडियम डिवाइस के ऊपर अगर रहे ये चीज़ें तो ये ऑटोमेटिकली 3 या 4 कॉलम, जो कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से दिखेगा। छोटा में होगा तो ये 100% में दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये ऐसे दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे छोटा करते जा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम। अभी इसके अंदर थोड़ा सा गैपिंग चाहिए था, तो यहाँ पे गैप 3 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा गैपिंग यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे गैप 3 ये डाल देता हूँ, तो ऊपर में गैप दिख जाता है। तो ये थोड़ा सा गैपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। समझ आया? बेसिकली इससे क्या होता है, इससे हम लोगों का डिज़ाइन, हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेसिक डिज़ाइन लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं एकदम, ऐसा भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक लाइक है वो भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है जिसके वजह से मैं बोलूँगा नहीं कि ये जो है इस तरह का है। बट पहले जो डिज़ाइन हम लोग बनाए थे उससे कई गुना अच्छा है।
हाँ डेफिनेटली, वो तो कि उससे कहीं आना अच्छा है। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप क्या काम पे लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। एज ए फुल स्टैक डेवलपर, मतलब जब आप फुल स्टैक डेवलपर के हिसाब से काम करोगे, डेफिनेटली आपका जो बूटस्ट्रैप का जो स्किल सेट है ये काफ़ी ज़्यादा काम पे लगेगा, क्योंकि आप डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे नहीं। क्योंकि जब आपको बैक एंड पैनल बनाना है, जब आपको पूरा एंड टू एंड सॉफ्टवेयर बनाना है, तब आपको डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए उस टाइम पे आपको सही बात। को रेडीमेड चीज़ें चाहिए जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप काफ़ी अच्छा है। ठीक सही है। बात है। और ज़्यादातर जो एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं वो लोग रेडीमेड चीज़ को लेकर ही यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली डिजाइनर होना चाहते हो तब आप नहीं नहीं, सीएसएस के ऐसा ऊपर। कुछ नहीं है। मतलब कुछ चीजों में तो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मतलब जैसे कि मुझे नहीं पता। देखिए, मैं और एक चीज आप बोलूंगी, हमारा जो बीच में जो फ्रंट एंड का पार्ट कंप्लीट होके हम बैक एंड कर रहे होंगे, तब मैं क्या करूंगी, फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब अप्लाई करते जाऊंगी। ठीक है, जब हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं शायद फुल बैक एंड भी चूज करूंगी, फ्रंट एंड भी चूज करूंगी। मुझे नहीं पता कि मुझे किस में मिलेगा। हम्म देखिए, आप बेसिकली जहाँ मेरी पे बात को समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली देखिए, हाँ। आपको आपको मैं ऐसा ही मैं कराते जा रहा हूँ, जिससे क्या है, आपको सारा नॉलेज होगा। अब देखिए, बेसिकली काम किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं है। वो तो पता नहीं, हाँ ठीक है। वही ना। और ऊपर से और एक चीज़ होता है कि मान लीजिए कि आप फ्रीलांसर बन गए, हाँ। कब शायद आपको किसी अच्छा जान पहचान में किसी का सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपको मिल चुका है। तो उस टाइम पे आप तभी सारा कुछ करना पड़ेगा मुझे। उस टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन है। अगर आपके पास अच्छा पैसा आपको मिल रहा है तो आप कुछ कुछ काम आउटसोर्स चाहे तो कर सकते हो। लेकिन जितना भी काम आप आउटसोर्स करोगे, अगर एक अच्छा आदमी का सपोर्ट लेना चाहते हो तो उनका पेबल अमाउंट भी काफ़ी अच्छा होगा। जो बेसिकली शायद बजट आपका जो है, मतलब क्लाइंट का जो बजट है उसके बाद आप जो पेमेंट करना चाहते हो उससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तब क्या करोगे, आप वो खुद से अगर जानते हो तो आप खुद ही वो काम कर सकते हो। फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने का यही है सबसे बड़ा चीज़, कि आप पूरा काम जानते हो एंड टू एंड, तो आपको कभी भी किसी के काम के लिए आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा। कोई एक आदमी चला गया, समझेगा कि आपका काम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पूरा काम जानते हो, एंड टू एंड आपका काम मालूम है। तो इसलिए आप उस काम को सही तरीके से कर लोगे। हाँ, डेफिनेटली क्या है, जब आपके पास बहुत सारा काम साइमल्टेनियसली चल रहा है तब आप स्पेशलिस्ट हायर कर सकते हो। और या अगर आप किसी जगह पे जॉब करने जा रहे हो तो उधर अगर आपको स्पेसिफिक कुछ काम करना है तब भी आप स्पेसिफिकेशन कर सकते हो। वो तो पता नहीं होता है, कभी कभार इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कभार सब कुछ खुद करना पड़ता है, कभी कभी फ्रंट एंड पार्ट कुछ करोगे, बैक एंड उनका होगा ही, बैक एंड नहीं देते। जैसे कि मेरे फ्रेंड को सब कुछ आता है लेकिन उसको बैक एंड नहीं देते हैं। बड़ी कंपनी है ना, तब तो फ्रंट एंड ही देते हैं, लेकिन उसको पूरा आता ही है, मतलब सारा कुछ आती है। हाँ, लेकिन उसको नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा फ्रंट एंड का काम भी मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, वही होता मैंने है, लास्ट दिन डिपेंड पर। शायद जब मैंने बताया था, मेरा आज का टॉपिक ख़त्म।